अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसमें मैं चार चीज़ें अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी, या रब मेरे सीने को खोल दे। व यस्सिर ली अमरी, और आसान कर दे मेरे लिए मेरे काम को। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान की गिरा को खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात को समझ सके। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर कामयाबी का एक रास्ता ये बताया हुआ है कि बात किया करो तो सीधी किया करो। जस्ट लाइक स्विच बटन, कि व्हेन यू स्विच्ड ऑन, राइट, एंड यू कैन सी दैट द लाइट्स आर ऑन, यू कैन सी द लाइट। ऐसे होता है ना, बटन दबाते हैं तो बटन को ऑन करते हैं तो लाइट ऑन होती है, बंद करते हैं तो लाइट। अल्लाह ताला ने कहा है कि इस बटन को ऑन रखो, सच बोलते रहो, तो तुम्हें रोशनी मिलेगी, तुम्हारे काम की इस्लाह होती रहेगी। या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलु क़ौलन सदीदा, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। युस्लिह लकुम अमालकुम, तो मैं तुम्हारे काम क्या कर दूंगा, सीधे कर दूंगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और जो गुनाह है वो भी माफ कर दूंगा। वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वमन युतिल्लाह, और जिसने इताअत की अल्लाह और उसके रसूल की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और उसको बुलंद मुकाम जो है वो अता किया जाएगा। अच्छा जी, सेल्स टैक्स के अंदर इनका एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपको जरा? पॉइंट ए, पॉइंट नंबर किस चीज को? जो कल हमने डिस्कस किया था। जी, ये डिस्ट्रॉयड का था। वही यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मुझे सेल्स रिटर्न, मैंने सेल की थी किसी साहब को 1000 की, ठीक है, तो उस महीने मैंने आउटपुट में इसको ऐड किया था। नेक्स्ट मंथ में जाके मुझे चीजें वापस मिल गई, रिटर्न हो गई, तो इस महीने में आउटपुट में से माइनस कर दूंगा। और जब मैं दोबारा चीजें बेचूंगा तो दोबारा ये मेरा इस पे आउटपुट बन जाएगा। ये बात की जा रही है। यानी ऐसा नहीं कि एक दफा चीजें वापस आ गई अब दोबारा बेचेंगे तो कहेंगे मैं तो ऑलरेडी इसको टैक्स कर चुका हूँ। अब दोबारा ऐसा नहीं है, आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, फिर वो सेल में चली जाएगी। ये टैक्स का नॉर्मल रूल है। अच्छा जी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन प्रिंसिपल है लॉ का। इसके बाद हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल में चले जाएंगे। असूल क्या है लॉ का? लॉ ये कहता है कि जो तुम मेरे से अपना हक लेने आए हो, सही है, जरा बात को बड़ी तसल्ली से आपने सुनना है, फिर आपको समझ आएगी कि जो तुम इनपुट माइनस करने आए हो उसके ऊपर उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी हुई है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको कि इससे ज्यादा मैं तुम्हें माइनस नहीं करने दूंगा। इसकी मैं एक मिसाल से, एक तमसील से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक साहब हैं और वो मेरे घर में काम करने के लिए आते हैं। उनकी 2000 रुपया दिहाड़ी है। वालेकुम अस्सलाम। वो 2000 रुपया दिहाड़ी मेरे से वो लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे 8000 रुपया जो है वो उधार दे दे। मैंने कहा पे कैसे करोगे? उसने कहा जी मैं कल आपको पे कर दूंगा, आज मुझे दे देंगे। तो मैंने उसको कर्जे के तौर के ऊपर क्या किया, 8000 रुपया मैंने उसको दे दिया कि तुम ले जाओ। नेक्स्ट डे वो मेरे पास आया और उसने मेरे से आके ये कहा कि जनाब मेरी दिहाड़ी दे। मैंने कहा कि तुमने मेरा भी तो 8000 रुपया देना है ना, तो जाओ कोई पैसा नहीं। तो अभी तुम्हारा
यानी 8,000 रुपये में से 2,000 मैंने माइनस कर लिया, 6,000 तुम कल की दिहाड़ी में से एडजस्ट कर लेना। मुझे एक बात कहता है, कहता सर आपकी मेहरबानी है, ये काम करें कि 2,000 रुपया है ना जो मेरा है, उसका कोई थोड़े से पैसे मुझे दे दे, मेरे घर का खर्चा वो चलता रहे। सारे नहीं काटे, बल्कि क्या करें, कुछ पैसे मुझे दे दे। तो मैंने उसको 500 रुपीज दे दिए और वो चला गया। इसी तरह वो अगले दिन भी आया, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मैं एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करता रहा। देखिए, इस रूल का नाम है 8B। जब किसी सेक्शन के साथ ABC लगा हो तो इसका मतलब होता है कि ये ओरिजिनली इस ऑर्डिनेंस का हिस्सा नहीं था। ये ओरिजिनली किसी इस ऑर्डिनेंस का हिस्सा नहीं था, ये बाद में इसको ऐड किया गया है, ये उससे मुराद होती है। राइट। जैसे आप मुझे ग्लासेस देख रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं था कि मैं पैदाइशी तौर पे ही मैं ऐनक लगाता था, ये मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है, ये बाद में लगाई गई है। आपको पता चल रहा है कि ये अल्लाह ताला की चीज है और ये बाकी चीजें जो है ये बाद में ऐड की गई हैं। तो इस तरह जिस सेक्शन के साथ ABC लगा हो वो पैदाइशी सेक्शन नहीं होता, वो पैदाइशी नहीं होता, उसको दोबारा ऐड किया जाता है। अब होता क्या था, पहले ये होता था कि आपने इस महीने में 1 लाख चेयर्स बाय कर ली, तो 1 लाख चेयर्स इस महीने में तो नहीं बेचेंगे ना, तो 6-7 महीने लग जाएंगे इन चेयर्स को बिकते बिकते। आपने डिपार्टमेंट को टैक्स दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 18 लाख रुपए का, इस महीने आपने चेयर्स बेची और लोगों से टैक्स ले लिया 1 लाख रुपए का। तो सवाल पैदा होता था कि भाई लिया मैंने 1 लाख है, दिया मैंने 18 लाख रुपया है, यानी मेरी जिम्मेदारी है 1 लाख रुपए की, हक है मेरा 18 लाख का। तो आप जब माइनस करेंगे जिम्मेदारी में से हक, तो आपका 17 लाख रुपया नेगेटिव आ जाए। और लोग चढ़ जाते थे टैक्स डिपार्टमेंट के पीछे, मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। कुछ समझ आ रही है? यानी मैंने चीजें थोड़ी बेची है ना, इस महीने जो मैंने टैक्स दिया हुआ है वो 17 लाख रुपए का है, सेल के बाद जो मैंने लिया हुआ है वो तो सिर्फ 1 लाख रुपया है। तो आउटपुट आपका 1 लाख, और उसमें से इनपुट्स 18 लाख माइनस करेंगे तो नेगेटिव 17 लाख रुपए आ जाएगा। लोग जो थे वो टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर चढ़ बैठते थे। एक मिनट। अच्छा जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि डिपार्टमेंट से अगर आप रिफंड ले लेंगे, उसके बाद जब आप चीजें अगले महीने में वही बेचेंगे, इस महीने तक एज्यूम करें कि आपने 17 लाख रुपया डिपार्टमेंट से रिफंड ले लिया, उसमें ये सवाल नहीं है कि जी डिपार्टमेंट कब देगा कैसे देगा। हम समझे कि ईमानदार आदमी है, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, वो जब भी लोग आते हैं फौरन टैक्स वापस कर देते हैं। राइट। सारे हाजी नवाजी अच्छे लोग हैं। अब अगले महीने जब आप चीजें बेचेंगे तो लोगों से टैक्स लेंगे ना, तो इस महीने तो आपने कोई और परचेज नहीं की, आप फिर टैक्स देंगे डिपार्टमेंट को। जब तक ये चेयर्स बिकती जाएगी, अज्यूम करें कि इसके बाद आपने कभी वो चेयर्स परचेज नहीं की, तो लोगों से टैक्स इकट्ठा कर करके आप क्या करते जाएंगे, FBR को देते जाएंगे। ये होगा। इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो आपका हर वक्त मोहताज हो जाएगा, यार इस महीने क्या सेल की है, इस महीने क्या सेल की है, तो वक्ता पड़ा रहेगा ना उसे। उसने ये वक्ता आपको डाल दिया, उसने कहा मैं क्यों जो है ना वक्ते में पढ़ूं, आप वक्ते में पढ़े। एक साहब थे ना, उसने किसी से पैसे मांगे, तो उसने उसको तंग किया, पैसे वापस ना दिए। वो दोबारा आया, उसने कहा जी मुझे पैसे उधार दो। उसने कहा देखो, पहले तुम मेरे पास तुम तंग थे तो मैंने तुम्हारी मदद की, तो मैं तंग हुआ, तुमने मुझे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तंग हुआ। अब दोबारा तुम तंग हुए हो, तुम मुझे कह रहे हो कि मेरी मदद करो,
तो क्यों ना तुम ही तंग हो। भाई मैंने तुम्हारी मदद भी की है और तंग भी मैं ही हो रहा हूं। तो पहले तुम तंग थे, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम खुश हो गए, मैं तंग हो गया, अब दोबारा तुम तंग हुए हो, तो तुम ही तंग रहो। समझ आ रही है? तो ये डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई मैंने तुमसे पैसे नहीं लेने, बल्कि हर वक्त तुमने मेरे से लेने होंगे। तो उन्होंने एक रूल सेट कर दिया कि आपने मुझे जो पैसे देने हैं, आपने जो मुझे पैसे देने हैं, यानी आउटपुट की बात कर रहा हूं, और जो आपने लेने हैं, राइट, वो कम से कम 90%, वो ज्यादा से ज्यादा मेरे पैसों का 90% हो सकते हैं। मिसाल से समझाता हूं आपको। मैंने देना है 100 रुपया डिपार्टमेंट को, लेने हैं 80 रुपए। तो कहेगा ठीक है, 100 में से 80 माइनस करो, 20 रुपए मुझे देगा, नॉर्मल। लेकिन सिचुएशन ये बनती है कि मैंने डिपार्टमेंट को देना है 100 रुपया, लेना है 500 रुपया। अब डिपार्टमेंट कहता है कि तुम मुझे कुछ दोगे, कहते हैं नहीं, मैंने तुमसे उससे भी ज्यादा लेने हैं, कहता है सब्र करो, होल्ड। तुम मेरे से ज्यादा जो एडजस्टमेंट ले सकते हो वो 90 रुपए की ले सकते हो। यानी तुमने 500 लेना है ना, राइट, मैंने तुमसे 100 रुपया लेना है। अब जरा जरा बात का दिमाग में ना विजुअल विजुअल नहीं हो रही होती चीज। मैंने तुम्हें 100 रुपया तुमसे लेना है, तुमने मेरे से 500 रुपया लेना है। मैं तुम्हें पूरा 500 रुपये की एडजस्टमेंट नहीं दे सकता। ज्यादा से ज्यादा तुम जो एडजस्टमेंट ले सकते हो ना, वो 90 रुपए की है। इसका मतलब क्या है कि आप 100 में से 90 माइनस करो, 10 रुपए इस महीने दो। मैं कहता हूँ जी मैंने तो आपसे 500 रुपया लेना था, कहते कोई बात नहीं, अतौले ना हो, ये 410 रुपये अगले महीने मेरे से एडजस्ट करवा लेना। अब समझ आ रही है? क्लियर हुई है बात? यानी आपका जो इनपुट है उसके ऊपर उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा तुम हमसे क्लेम, अगर ये लिमिट बढ़ गई किसी वजह से, तो फिर क्या करना, नेक्स्ट मंथ में कर लेना, उसके बाद फिर इस तरह चलता रहेगा। इसकी जो रीजन होती है वो नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक या आपका प्रॉफिट मार्जिन का कम होना होती है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, मैं वजह बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। या तो आप स्टॉक ज्यादा परचेज करते हैं जैसा कि लोग करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उसको सेल करते रहते हैं, जिस वजह से उनका हैवी इनपुट जो है डिपार्टमेंट से लेने पे पड़ा रहता है। अब समझ आइए, ये वजह मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। एक मैं इलस्ट्रेशन से आपको समझाता हूं ताकि आपको उसकी समझ मजीद आ जाए। बल्कि ना इसका लिंक एक वीडियो का मैं आपके साथ शेयर करूंगा। समझ तो आ गई है ना आपको? तो एक इलस्ट्रेशन मैंने यूट्यूब पे करवाई हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अच्छे से कहूंगा, वो आप देख लीजिएगा। अब जरा इसको पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज तो आप यहाँ पर कहीं लिख लें कि ये जो बात मैं लिखने लगा हूं इसका ताल्लुक जो है वो आपकी अपोर्शनमेंट से नहीं है। नो लिंक विद, यानी ये जो 90% की लिमिट है इसका ताल्लुक हमारे क्वेश्चन में होगा, इसका ताल्लुक हमारे, इसके लिए दो अल्फाज आएंगे। एक तो है कि आपके क्वेश्चन में से अगर आप सॉल्व करोगे तो नेगेटिव फिगर कैरी फॉरवर्ड होगी, या आई कैप के क्वेश्चन के अंदर इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ब्रॉड फॉरवर्ड। यानी आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि पिछले महीने से जो अनएडजस्टेड बैलेंस आ रहा है वो ये है, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ क्या आपके महीने में भी कोई ऐसा इनपुट है जो रिस्ट्रिक्ट था और वो आप क्लेम नहीं कर सके। ये दो बातें।
क्लियर हुई है बात कि नहीं? आर रजिस्टर्ड पर्सन अदर आर रजिस्टर्ड पर्सन, इसको काट दें, शेल नॉट बी अलाउड टू एडजस्ट इनपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स। एक पर्सन अपना जो इनपुट है वो आउटपुट के 90% से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता, ये लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। देयरफॉर इन केस ऑफ लोअर प्रॉफिट मार्जिन, ये लाइन आपने रीड करनी है, पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको भी आपने रीड करना है। अच्छा जी, ये चीज है कि अब जो अगर मेरे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लग गई, जैसे मैंने मिसाल दी थी आपको कि मेरा आउटपुट जो है वो 100 है और मैं इनपुट है मेरा 500, तो मैं क्या करूंगा, 90% आउटपुट का कितना बनता है, 90, तो ये 90 हो गया, तो मैं तो डिपार्टमेंट को 10 रुपीज दे रहा हूँ। ये जो मेरा बाकी बचा है 410, ये इसको मैं लिखूंगा कैरीड फॉरवर्ड। अब इसका क्या बनेगा, कैरी फॉरवर्ड से मुराद अब ये अगले महीने का हक बन जाएगा इस महीने से। इनपुट टैक्स डिस अलाउड, ये असल में डिस अलाउड नहीं है, सिर्फ इस महीने में इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्शन शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड एंड शैल बी ट्रीटेड एज इनपुट टैक्स ऑफ दैट पीरियड। इसको क्या कर दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और अगले महीने का इनपुट बनेगा। अगले महीने का क्या बनेगा, ये याद रखें, ब्रॉड फॉरवर्ड को अगर एग्जाम में लिखा हो तो उसको आपने वर्किंग में नहीं लेकर जाना। ये ब्रॉड फॉरवर्ड किसका होता है, मेन क्वेश्चन का हिस्सा होता है, ये बात कहीं आपने नोट कर लेनी है कि ये हमारे मेन क्वेश्चन का हिस्सा होता है। ब्रॉड फॉरवर्ड, बार बार स्टूडेंट ये सवाल करते हैं, सर ये ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया क्या करूं, इसको सवाल में लेकर जाना, इसको कहाँ लेकर जाना है, क्वेश्चन में लेकर जाना है। ये जीरो रेटेड का नहीं होता, ये जीरो रेटेड का नहीं होता एग्जाम्ड गुड्स का, ये सिर्फ टैक्सेबल गुड्स का होता है। यानी अभी जो मैं चीज डिस्कस कर रहा हूँ ये एक ही फैमिली की है, वो है वाडा फैमिली। वड्डा फैमिली जो है ये उसकी है, ये इसका ताल्लुक ना छोटे के साथ है ना कमारे के साथ है, उसका ताल्लुक किसी और के साथ है। ये बात ज़हन में रहेगी कि 90% का रूल जो है वो एक ही फैमिली के साथ लगता है और उसके अलावा किसी के साथ है। इसी तरह फर्दर टैक्स भी बड़े के साथ है, फर्दर टैक्स भी जो अनरजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहा है वो भी कौन कर रहा है, बड़ा, टैक्सेबल सप्लाईज को, उसका भी उसके साथ। तो फर्दर टैक्स और ये दूसरी आइटम ये क्वेश्चन का हिस्सा होती है, ये वर्किंग में नहीं जाती। जी, फिर यहां लिखा हुआ है कि अगर आप फिक्स एसेट बाय करेंगे ना, या कैपिटल गुड्स जो है फिक्स एसेट वगैरह, उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। तो इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, रॉ मटेरियल और हमारी गुड्स के ऊपर। यानी इससे मुराद ये है कि अगर मेरा आउटपुट है 100 रुपए का, मैं मिसाल ले रहा हूं, और मैंने एक मशीन परचेज की जिसके ऊपर मैं इनपुट दे चुका हूं 300 का, तो वहां मैं 90% वाली लिमिट नहीं लगाऊंगा, बल्कि डायरेक्ट 300 माइनस कर दूंगा उसके अंदर। तो उससे क्या होगा, 200 मेरा नेगेटिव आ जाएगा, इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। रिफंड एक ही जगह से मिलना है आपको, वो है जीरो रेटेड गुड्स। रिफंड कहाँ से मिलना है, वही बस ये जहन में रखना कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन को करते हुए नेगेटिव फिगर आ जाए तो उसमें कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैरिड फॉरवर्ड लिखते हैं, कैरिड फॉरवर्ड लिखते हैं, बस की बात समझ। एफबीआर चाहे तो ये 90% की लिमिट को 95% तक भी कर सकती है, ये एक्सेप्शन है। इन्होंने सिर्फ टीयर 1 रिटेलर के साथ ये किया हुआ है। उनको कहा हुआ है कि वो रिटेलर जिन्होंने अपनी मशीनों को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, यानी यहाँ जो लेट्स सपोज के बाटा वाले हैं, बाटा वाले क्या हैं, हाँ, टीयर 1 के रिटेलर है, ठीक है। उन्होंने अपनी मशीन को, जो एफबीआर की मशीन है,
उसके साथ क्या किया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है। जैसे ये सेल की एंट्री डालते हैं, उसकी उनकी किताबों में फॉरेन एंट्री हो जाती है। उनके लिए ये 90% की नहीं, बल्कि कितनी है, 90। ये आज तक आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये एक्सेप्शनल केसेस है, इसको बस एक दफा पढ़ लीजिएगा। दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, एक ये वाली और एक ये वाली, याद रहेगा? तो याद रहेगा। अच्छा, एक्सेप्शंस को बाद में पढ़ते हैं। अगला सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट के जहन में, सर हाउ लॉन्ग, कितनी की देर हम ये करते जाएंगे। ठीक है, कब तक ये होगा, कब तक हम ये जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक हमें ये इनपुट नहीं मिलेगा? 1 साल तक। 1 साल तक आप ये काम करते रहेंगे। इसको रीड कर लीजिएगा, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिएगा। राइट। आपका इस महीने का कैरी फॉरवर्ड आ गया 10 रुपए, अगले का आ गया 20 रुपए, फिर आ गया 5 रुपए, फिर आ गया 6 रुपए। जब साल खत्म हो जाए, 30 जून आपका आ जाए, 30 जून 24 आ गया, तो उसके बाद क्या करें कि डिपार्टमेंट को कहें कि जनाब इस वक्त मेरा रिफंड जो है वो 310 रुपये बन गया है, तो ये मुझे वापस कर दे। बहुत हो गई। यानी आप साल के एंड के ऊपर क्या कर सकते हैं, ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड करते आ रहे हैं ना, तो साल कंप्लीट हो गया, उस मजदूर की दोबारा मिसाल लें कि वो कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा साल हो गया, अब मैं उसे क्या कहूंगा, इधर आओ यार, बस बड़ी हो गई है, अब सारे पैसे वापस कर दो, और बर्दाश्त से नहीं कर सकता। तो इसी तरह आप डिपार्टमेंट को कहेंगे कि जनाब मेरे पैसे वापस कर दो। लेकिन इसके लिए उन्होंने, जो कंपनीज हैं उनके लिए एक रूल बना दिया कि आप डायरेक्ट हमारे से रिफंड नहीं लेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जो कंपनीज हैं, आप जाएंगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के पास, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म आपको कैलकुलेशन करके एक सर्टिफिकेट देगी। वो सर्टिफिकेट आपने हमें देना है कि जनाब इतना मेरा रिफंड बनता है, फिर हम आपको रिफंड देंगे। यानी हम आपकी बात पे यकीन नहीं करते, बल्कि किसकी बात पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात पे यकीन करेंगे। इंडिविजुअल और एओपी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना जरूरी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कंपनीज के लिए कि भाई आप कहते हैं आपका 3,10,000 रुपये बनता है, 300 मिलियन बनता है, वो कहेंगे जाओ ऑडिट करवा के आओ। चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका ऑडिट करेंगे, कहेंगे जी हाँ मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मैंने चेक कर लिया कि वाकई इसका 300 मिलियन बनता है। कहते हैं जी ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने ये लिख दिया कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बदतमीजी की, तो उसके अब्बू को बताया जाएगा कि इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन में, कि इसने 9 में ही कर दिया तो उसको लाना पकड़ो, इसको मारो, जरा इसको पकड़ के। समझ आ रही है? ये किसके लिए है, कंपनी के लिए। तो अगर आपसे ये सवाल एग्जाम में किया जाए कि राइट डाउन द प्रोविजंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 8B, या कहा जाए कि वेदर इनपुट टैक्स इज अलाउएबल और सम रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड, तो आप लिखते हैं कि यस, इनपुट टैक्स इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू 90% ऑफ दी आउटपुट टैक्स, हम वो क्लेम नहीं कर सकते। फिर वो आपसे ये पूछ सकता है कि रिफंड प्रोसीजर बताएं, तो आप बताएंगे कि यस, द कैरी ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स कैन बी क्लेम रिफंड एट द आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। आप टैक्स ईयर के कंप्लीट होने के बाद इसका रिफंड ले सकते हैं। However, a procedure is applicable for the corporate entities. They have to get a certificate from the auditor, right? Verifying that this is the refundable amount. Then this refund will be given to the person. ठीक है, full stop. If the auditor will be found as a guilty of misconduct, then an action will be taken against him by the ICAP. ICAP उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले सकता है, उसको मैटर उसको दे दिया जाएगा। समझ आ गई बात की? क्लियर? लेकिन लॉ ने कुछ जगह ऐसी बता दी कि जहां जिनके लिए ये 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सेप्शंस। समझ आ रही है? यानी कुछ लोगों को या कुछ खास हालात के अंदर ये कहा कि इन लोगों के लिए या इस हालत में अगर आप इस कंडीशन को पूरा कर लेंगे ना,
हम आपको इजाजत देंगे कि सारा इनपुट एडजस्ट कर लो, हम आपके इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन रिफंड फिर भी नहीं मिलेगा। तो अगर ज्यादा होगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा, रिफंड कहां से आना है, जीरो रेट। समझ आ रही है? तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, वो है 5, फिर है नंबर 4, और फिर है 6। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये रूल सीएनजी डीलर्स और पेट्रोलियम के ऊपर नहीं लगता। जब ये अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो ये 90% वाली गेम नहीं लगाएंगे, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज वाले भी नहीं लगाएंगे। ओएमसीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पाकिस्तान स्टील मिल, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेक्टर और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है, लेस्को, आइस्को, कैस्को, पेस्को, शेस्को, ये सारे जो है ये भी नहीं, एसएनजीपीएल, इनके ऊपर भी ये रूल अप्लाई नहीं होता। इसका न्यूमेरिकल नहीं मिलता आपको एग्जाम में नॉर्मली। डिस्ट्रीब्यूटर आ सकता है, अगर ऊपर आपको लिख दिया हो मिस्टर ए इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ मैन्युफैक्चरर, तो जहन में रखना है कि उस सवाल के अंदर, उस सवाल में आपने 90% की लाइन नहीं लिखनी। जिस सवाल में, हाँ अगर मैं मैन्युफैक्चरर कम डिस्ट्रीब्यूटर, फिर नहीं, फिर तो लगेगा ना। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हो, कभी क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिखा हो, तो उस सवाल को हल करते हुए 90% का रूल आपने अप्लाई नहीं करना। 90% का रूल कहाँ लगता है, अपोर्शनमेंट में या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में। ये जो बात आज हम पढ़ रहे हैं इसका ताल्लुक वर्किंग के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक वर्किंग के साथ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन का है। फर्दर टैक्स और ये दोनों आइटम्स किसकी हैं, क्वेश्चन की, याद रहेगा। एक चीज उसने कही कि जो कमर्शियल इंपोर्टर है, इंपोर्टर और कमर्शियल इंपोर्टर में फर्क होता है। मैं ये स्टाइलस जो है इंपोर्ट करके सेल करता हूं तो मैं कमर्शियल इंपोर्टर। ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में इंपोर्ट करे और उसी हालत में चीज बेच दे, उससे 18% के साथ या जो भी टैक्स रेट है उससे 3% मजीद टैक्स लिया जाता है। ये एक्स्ट्रा नहीं है, फजूल नहीं है, ये उसका इनपुट होता है। क्या होता है, अगर कोई शख्स किसी महीने में उसने इंपोर्ट की हो, कमर्शियल इंपोर्ट, और उसने उसके ऊपर 3% वैल्यूएशन टैक्स दिया हुआ है, राइट, तो 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 ये होगा कि उस महीने, अगर, और दूसरी शर्त क्या है कि उसकी वो इंपोर्ट उसकी टोटल सप्लाईज का 50% से बढ़ भी जाए, तो उसके ऊपर ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। मैं आपको इसकी मिसाल देकर समझाता हूँ, फिर आपको समझ आए। देखिएगा, मैं कहता हूं कि मेरी इस महीने की कमर्शियल इंपोर्ट जो है, मैं उसको लिख रहा हूं, वो है 300। इस महीने की मेरी परचेजेस है, टैक्सेबल परचेजेस 200 की, और मेरी इंपोर्ट है इस महीने की 100, और मेरी एग्जेम्प्ट गुड्स की परचेज है वो भी 100 की। ठीक है, टोटल कितनी हो गई मेरी, 700। बात समझ आ गई? इसके अंदर मेरी टैक्सेबल कौन सी है, ये तीन। टैक्सेबल कितनी है, ये तीन। तो मैं इसको ये लिख लेता हूं, एग्जाम को छोड़ दिया। अब मेरी टोटल टैक्सेबल परचेजेस कितनी है, 600 की। इसके अंदर कमर्शियल इंपोर्ट जो है वो कितने परसेंट है, देखें, फिगर थोड़ी चेंज कर लेना। फिगर हम इसको कर लेते हैं 400, ताकि थोड़ी सी फिगर 50 से ऊपर नीचे हो जाए ना। ये है, तो मैं कहूंगा कि मेरी इस वक्त कमर्शियल इंपोर्ट इस महीने की जो टोटल टैक्सेबल परचेजेस हैं उसका 57.17% है। क्या है, बढ़ गई ना, 50% से बढ़ गई ना।
तो इस महीने के ऊपर मैं अपनी रिटर्न को फाइल करते हुए 90% लिखूंगा ही नहीं, जितना भी इनपुट होगा सारा क्लेम कर लूंगा, जितना भी इनपुट होगा सारे का सारा। इसका इम्पैक्ट कहाँ आना है मेरे क्वेश्चन में, ये जो मैंने वर्किंग की है। इससे ये पता चला कि अगर मेरे सवाल के अंदर कमर्शियल इंपोर्ट होगी तो मैं 90% का रूल लगाने से पहले उस कमर्शियल इंपोर्ट को टोटल परचेजेस के ऊपर डिवाइड कर दूंगा। अगर ये 50% से ज्यादा हुआ तो मैं रूल अप्लाई नहीं करूंगा। समझ आ रही है? अगर 50% कम होगा फिर अप्लाई होगा। नहीं, आपने देखें, अगर डबल बात याद रखेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लाजमी कंफ्यूज होंगे। आपने एक ही बात याद रखनी है कि अगर ये आंसर 50% से बढ़ गया तो मैंने 90% का रूल एग्जाम में नहीं लगाना। रिफंड तो आप नहीं नहीं, अभी नहीं 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 बेटा, एक बात याद रखें, इस तरह मिक्सिंग होगी। पहले अभी सिर्फ एक बात याद रखें कि मैंने 90% का क्वेश्चन में रूल लगाना है या नहीं लगाना। भाई समझ आ गई? मैं कहता हूं अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, राइट, तो आपने उसके ऊपर 8 भी नहीं लगाना। इस फॉर्मूले को याद रखें, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो क्वेश्चन में 8 भी नहीं लगाना, क्वेश्चन में 8 भी का रूल नहीं लगाना, ये बात याद रखें। कंडीशन फुलफिल हो गई तो रूल नहीं लगाना, कंडीशन फुलफिल। देखिए बाकी जितनी बातें याद करेंगे आप जो है ना वो सिरातुल मुस्तकीम से हट जाएंगे, खराब ही हो गया। आपको मैं पहले बता दूं, बस ये याद रखना है कि यार ये रूल अगर अप्लाई हो गया ना मेरे क्वेश्चन में तो मैंने 90% का रूल नहीं लगाना बस। इससे ज्यादा बात याद करने की कोशिश करेंगे तंग हो गया। न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस होनी है, परेशान नहीं होना। दूसरी इन्होंने एक और बात भी की हमसे। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स सेल करता है, और ये किसकी बात थी, ये एक्सपेंसेस की बात हो रही थी, ठीक है। अब बात आने लगी है सप्लाईज की। अगर कोई शख्स सप्लाई करता है, उसकी सप्लाई में जीरो रेटेड सप्लाईज शामिल है, ठीक है, टैक्सेबल भी है, ठीक है, रजिस्टर्ड को, टैक्सेबल, अनरजिस्टर्ड, जिसको भी है, और एग्जेम्प्ट भी है। इसकी मिसाल दोबारा लें, उसी चीज को समझे। किसी एक महीने मैंने 400 मिलियन की एक्सपोर्ट कर दी, 200 मिलियन की मैंने सेल की रजिस्टर्ड को, 100 मिलियन की मैंने कर दी, और 100 मिलियन की मेरी एग्जाम्प्ट है। टोटल मेरी सप्लाई इस महीने कितनी है, 800 रुपया। तो मैंने उसमें से सिर्फ अपनी जीरो रेटेड टैक्सेबल उठा ली, टोटल कितनी हो गई। लॉ कहता है देखो इसके अंदर तुम्हारा जो जीरो रेटेड है वो कितने परसेंट है। मैं कहता हूँ 57.14%। तो वो कहता है तुम्हारी चूंकि कंडीशन इस महीने मीट कर गई है, लिहाजा इस महीने तुम्हारे ऊपर 8 भी अप्लाई नहीं होना। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन के अंदर किसी महीने में किसी की कमर्शियल इंपोर्ट बढ़ जाए 50% से, या जीरो रेटेड बढ़ जाए, दोनों सूरतों में कोई एक भी सूरत मीट कर गई तो उसके ऊपर 90% का रूल नहीं लगेगा। 90% का रूल फाइन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है पॉजिटिव, अगर लगना ही लगना है 90% तक, 90% से ज्यादा आप अपना इनपुट क्लेम, 90% ज्यादा इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी चीज क्या है, हाँ, ये एक्सेप्शन को सिर्फ सोचना होता है पेपर में क्वेश्चन करते हुए कि इसमें एक्सेप्शन तो मौजूद नहीं है, भाई ये बात करनी होती, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने एक और की है जो कि आपके पेपर में टेस्ट शायद मैंने देखी नहीं है कभी। उसने कहा कि वो शख्स जो रिटेल गुड्स में डील करता है, क्या करता है, देखें ये एक्सपेंस की बात थी ना, ये सप्लाई की बात थी, ये भी सप्लाई की बात है। अगर कोई शख्स रिटेल गुड्स में डील करता है मैन्युफैक्चर के अलावा, कौन कौन हो सकते हैं,
डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर। किसी महीने में अगर उनकी रिटेल गुड्स की सप्लाई उनकी टोटल टैक्सेबल सप्लाईज का 80% से बढ़ जाए तो उनके ऊपर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। यानी अगर वो भी इस कंडीशन को मीट कर लेंगे तो उनके ऊपर भी 8B का रूल अप्लाई नहीं होगा। नहीं बेटा, ये मैं रिफंड की देखें, इनका सवाल ये है कि सर जीरो रेटेड के लिए तो रिफंड होता है। ये बिल्कुल मैं एक अलग बात कर रहा हूँ। ये मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, रिफंड मिलेगा। इन्होंने सवाल किया है, इस पे रिफंड तो मिलना ही मिलना है। से जीरो रेटेड गुड जो आपने सप्लाई की है इसके ऊपर रिफंड बेटा मिलना ही मिलना है। मैं बात ये कर रहा हूं कि किसी कॉम्बिनेशन चेक करें कि किसी एक महीने के अंदर अगर आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज जो है वो क्या है, टोटल टैक्सेबल सप्लाईज का 50% से बढ़ गई, तो सवाल के अंदर जहां 90% का रूल है वो नहीं लिखना, रिफंड अपनी जगह मिलना है। ये चीज और है, वो चीज और है। जैसे हम नहीं कहते कोई बंदा गलत हरकत करे तो कहेंगे यार तो बहुत ही हरामी आदमी है, बेगैरत आदमी हो। भाई उसमें उसके वालिदैन का तो कोई कसूर नहीं है ना, गलती तो इसने की है। तो लेकिन इसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है, माँ बाप को बुरा भला कहा जा रहा है हमारी हरकतों की वजह से उन बेचारों को। तो जीरो रेटेड अपनी जगह कायम है, इसकी वजह से 90% का रूल नहीं लगना। रिटेल गुड्स का अपना रूल कायम रहेगा, उनकी टैक्स रिटेल प्राइस पे ही होगी, लेकिन उसकी वजह से सवाल के अंदर 90% नहीं लिखा जाएगा। चले अब पहले इसको याद कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी आज हमारी। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि प्रोविजंस क्या है 8B की, रिस्ट्रिक्शन। अच्छा स्टूडेंट इसको मिक्स किसके साथ करता है गलती, वो इनएडमिसिबल के साथ इसको मिक्स कर देता है। लॉ एग्जाम में लिखा जाता है कि राइट डाउन द रिस्ट्रिक्शंस, राइट डाउन द प्रोविजंस रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द इनपुट टैक्स। कि कब इनपुट टैक्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। वो जनाब आस्तीन ऊपर चढ़ाता है और पेन पकड़ता है और शाने बेनियाजी से लिखता है फेक इनवाइसेस व्हेन टैक्स इज नॉट डिपॉजिटेड बाय द वेंडर, और इन चीजों में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा यानी नहीं मिलेगा। और बाहर अगर कहता मैं पेपर ठोक आया, रिजल्ट आता है कहता मैं ठोक गया हूं, मैं ठोक गया हूँ ठोकने की बजाय। तो रिस्ट्रिक्शन है, लॉ ने रिस्ट्रिक्ट किया है, जाया नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट किया है कि भाई 90% से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, अगले महीने में क्लेम कर लेना, साल गुजर जाएगा रिफंड ले लेना, रो नहीं चीखे नहीं मारो, दरवाजे नहीं तोड़ो घर के, एहतजाज ना शुरू कर दो मेरे खिलाफ, दे दूंगा। और जो होता है जाया करना, वो पैरा 2.10 में था, फेक इनवाइस, वेंडर ने जमा नहीं करवाया, इनवाइस ही नहीं है आपके पास, इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, क्रेस्ट की डिस्क्रिपेंसी आ गई, गुड्स एग्जेम्प्ट है, गुड्स जाया हो गई है, गुड्स एक्सपायर हो गई है। हाँ एक्स्ट्रा टैक्स आपने पे किया हुआ है, वो चीजें और हैं। समझ आ रही है फर्क। मर्द हजरात को कुछ समझ नहीं आती, मैंने अक्सर देखा है कि मर्द हजरात जो है उनको कब समझ नहीं आती। सर आप ये चीज क्लियर करते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है वहाँ 90% क्लेम करेंगे, जहाँ एग्जेप्शन है वहाँ 100% क्लेम करेंगे, जब साल का एंड होगा जब आपको रिफंड मिलेगा। हाँ जी ऐसे ही कि हर महीने 90% की लिमिट लगेगी, जो एक्स्ट्रा होगा वो अगले महीने चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा उस महीने में, साल के बाद आप इसका रिफंड क्लेम करेंगे। बात समझ आ गई। दूसरा सवाल थ्योरेटिकली पेपर में ही आता है कि किन हालात के अंदर 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती, एक्सेप्शन लिखे। फिर आप लिखेंगे ओएमसी कंपनीज आर एग्जेम्प्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, राइट, सीएनजी स्टेशन, पेट्रोल पंप्स, ठीक है। फिर आप इसमें लिखेंगे कमर्शियल इंपोर्टर्स हु हैज पेड 3% वैल्यू एडिशन टैक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट this commercial import exceeds 50% of the taxable goods. A person dealing with the zero rated goods subject to the condition that his zero rated supplies exceeds 50% of the taxable supplies.
A tier 1 retailer other than manufacturer who is dealing with the retail goods subject to the condition that his retail goods exceeds 80% of the, यहां पर नहीं लगेगा। तो सवाल को देखना है, सवाल मेरे से पॉजिटिव बात की जा रही है, वो नेगेटिव की जा रही है, तो उसका रिप्लाई करना है। राइट, ओके, ये चीज थी। अच्छा, अब देखें इसके बाद जो हम जो है ना, अब मेन क्वेश्चन में आ चुके हुए हैं। और ये बात मैं बार बार आपको बेटा मेरा बता रहा हूं कि जो चीज आज की आज याद करेंगे उसका एक बहुत बड़ा फायदा आपको ये होगा, आज कम एनर्जी के साथ उसको कर लेंगे। जब उसको कल करेंगे तो इफ यू आर स्पेंडिंग 5% एनर्जी राइट नाउ, टुमारो यू आर गोइंग टू टेक, योर माइंड इज टेकिंग 10%, आफ्टर अ वीक 50%, एंड आफ्टर अ मंथ you no more there, right? तो यार सर पढ़ाते बहुत ही औखा है ये। शुरू शुरू में बड़ा मजा आ रहा था, मैं भी टाइम पे आ जाता था। भाई सीए के अंदर जो है वो मेहनत सिर्फ जो है वो कंसिस्टेंसी की है, मुस्तकिल मजाजी की है। जो पढ़ते हैं उसके सवाल तक पहुंचने की है, जो पढ़ रहा है उसका सवाल क्या होगा। सवाल क्या है, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसने किताब पूरी हिफ्ज कर ली है और उसको ये नहीं पता कि जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर सवाल क्या आएगा, तो इसका मतलब ये है कि उसका जवाब भी उसको पता, बिल्कुल वो बेवकूफियां मार रहा है, टामक टोइयां मार रहा है, मस्जिद को धिक्का लगा रहा है, जिसने छाव में नहीं जाना। वो एक था ना बेवकूफ आदमी, उसने देखा यार धूप बड़ी है, लोगों ने रोजे भी रखे हुए हैं, एतकाफ में बैठे, मैंने कहा जी मैं धिक्का लगा के बंगी था, मस्जिद को जनाब मैं छाव में कर। तो सारा दिन मस्जिद के साथ जनाब वो टिका रहा। तो मगरिब से पहले जो थी वो छाँव आ गई, कहता या अल्लाह शुक्र, इसका तो स्वाब कम से कम मिलेगा ना, मस्जिद को छाँव में ले आया हम। ये उस स्टूडेंट की मिसाल है, उस भंगी की मिसाल है, जो पढ़ी जाता है, उसके बाद कहता मुझे क्यों निकाला, तैयारी मैंने सारी की थी। तो सवाल तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अब करना क्या है सुनिएगा, जो आपकी एक असाइनमेंट है, नहीं वो आपके पास है, वो असाइनमेंट आपके पास मौजूद है। ये चैप्टर है जी 25A, शायद देखिएगा यही है आपके पास। ये सवाल मैंने आपको दिया हुआ है बंद करने के लिए, ये मैं लिखा हुआ असाइनमेंट के तौर पे। चलो, आपने ना इस क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ते हुए ये देखना है कि क्या चीज समझ आ रही है आपको। अगर तो आप हल कर लें तो फिर तो बराबर बराबर। देखें सही, बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरे से ये क्वेश्चन ठीक हो जाना है। जहन में रखना है कि 90%, देखिए दो तरीके होते हैं। एक स्टाइल तो ये है कि आपकी वालदा आपको किचन में ले गई और आपको रोटी पकाना सिखाती है, फिर आपके सामने पकाने के बाद कहती है बेटा ये रोटी पकाओ। ये तो इफेक्टिव वे है जो मैं कल करूंगा। एक तरीका होता है कि योर मॉम राइट हैज लेफ्ट यू अलोन इन द किचन एंड जस्ट शी सेड दैट कि ओके प्लीज कुक अ ब्रेड, और वो बाहर आ गई हैं। तो अब जो ब्रेड बनेगी वो आप ही को खानी पड़ेगी। वो कहेंगे तुम खा भी हो तो ही, ऐसे ही होगा ना। वो ब्रेड ठीक नहीं होगी, बट शी विल अप्रिशिएट यू कि यस यू अटेम्प्ट, आपने अटेम्प्ट किया है। फिर वो आपके सामने बना के फिर कहेगी अब इसको बनाओ, तो आपकी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कहा है
इस क्वेश्चन को स्टेप वही ले रहे हैं, नंबर 1। सबसे पहला स्टेप क्या है, तमाम हकूक जो है, देखें इसमें 3 फैमिलीज हैं, बड़ा, ये कंवारा और ये छोटा, 3 फैमिलीज है ना। जब 3 फैमिलीज मिल जाएं जिनका हक निकालना हो, तो आप सवाल में से क्या करते हैं, इनका जो हक है वो इकट्ठा करते हैं। यानी आप जो इनपुट है क्वेश्चन में से क्या करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं सबसे पहले। यानी आपने पूरे क्वेश्चन में से इनपुट निकालना है। स्टेप नंबर 1, ये आपकी वर्किंग 1 होगी। वो करने के बाद आपने इन तमाम को इनके राइट्स देने हैं। और फिर वड्डे का जो है थर्ड स्टेप के ऊपर, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, फिर आपने जो वड्डे की टैक्स लाइबिलिटी है वो कैलकुलेट करनी है। ये आपका क्वेश्चन, मैं इसको क्वेश्चन कहता हूँ, मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसकी मैं वर्किंग ऑलरेडी करवा चुका हूँ। मसला सिर्फ होगा कि आप जब इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो ये अभी आपकी आदत नहीं है, यहां आप गलती करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं टीचिंग मेथोडोलॉजी के रिगार्डिंग, जब टीचिंग मेथोडोलॉजी हम करते हैं तो स्टूडेंट को नॉर्मल पेस से नीचे रख के इनकी प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, स्लो स्लो चलते हैं, राइट। जब हम समझते हैं कि स्टूडेंट के मसल्स थोड़े से स्ट्रांग हो गए हैं, आहिस्ता, फिर हम नॉर्मल पेस पे चलना शुरू होते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने नॉर्मली अपने मसल्स तैयार नहीं किए होते, जब वो नॉर्मल पेस पे आते हैं ना तो उनको तेज लग रही होती है, हालांकि उस वक्त नॉर्मल होती है स्पीड। तो आप समझें कि कल से हम नॉर्मल स्पीड पे चलना शुरू होंगे। लेकिन उन स्टूडेंट को भी बहुत फायदा होगा जो पीछे कहीं उनके अंदर जोफ रह गया। जैसे ही वो हमारी स्पीड के साथ चलना शुरू होंगे, क्योंकि मैं बार बार अब चीजें रिपीट कर रहा हूँ, तो उनको वो चीजें समझ आ रही होंगी। वो जो गलतियां होंगी, ये प्रैक्टिस उनकी थ्योरी को ठीक कर देगी, ये प्रैक्टिस उनकी थ्योरी को भी ठीक कर देगी। समझ आ रही है? तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करनी है, सॉल्यूशन देख के ट्राई कर लें, नो इशू। पहले खुद कर लें, सॉल्यूशन से देख लें। जब आप खपेंगे ना, कल जब मैं करवाऊंगा ना, कहेगा हाँ ये गलती मैंने की, मैंने ये गलती की थी। तो मैं कल चाहता हूं कि आपका एक फ्रेमवर्क सेट हो जाए, एटलीस्ट 1 फ्रेमवर्क आपका वो सेट होना चाहिए, सांचा तैयार हो जाए। फिर उस सांचे के अंदर हम मटेरियल डालते जाएंगे और शामियां बन के बाहर आती जाएंगी, राइट। इसलिए, और कल जब मैं क्वेश्चन करवा दूं, उसको फिर करना है घर जाके। तो एक ही क्वेश्चन को 3 दफा करेंगे। स्टूडेंट इससे बड़ी नफरत करता है। स्टूडेंट कहता है दिस इज नॉट माई डार्लिंग, आई कांट सी हिम अगेन एंड अगेन। ये उसकी प्रॉब्लम है। वो कहता है भी मैं एक चीज जो बार बार देखना चाहता हूं, दैट इज यू नो वेरी वेल। ये वो ऐसी चीज नहीं कि इसको मैं बार बार देखूं, पहले मैं खुद देखूं, फिर आप दिखाएं, फिर मैं घर जाके इसको देखूं। इट इज जस्ट लाइक अ टूथब्रश, आई जस्ट वांट टू सी एट द मॉर्निंग, दैट्स इट। टूथब्रश को कितनी की देर आप देखते रहते हैं सारा दिन, वो करके फेंकते हैं, यार जान छुट्टी इससे मेरी। समझ आ रही है ना? तो लेकिन इसके साथ प्यार करना है, मोहब्बत करनी है। लेकिन वो वाला काम नहीं करना कि जनाब सर पे रखना है, सुबह शाम को भी सर पे रखना है कि इसके साय के नीचे में जा रहा हूं, तो कख भी नहीं होना। इसको चूमे आप किताब को जितनी मर्जी वहां चूम ले, पेपर नहीं पास होना। ओके, तो प्लीज इसको ट्राई करें। अगर कोई बहुत ही अपाहज है, डिसेबल पर्सन है, वो कुछ भी नहीं करना चाहता, पढ़ तो लेगा ना, कम से कम पढ़ तो लेगा ना। चीजें कम से कम किचन में देखा है कि ये आटा है, ये पानी है, ये छन्नी है, ये आग है और ये तवा है, कम से कम वो तो बाहर आ जाए ना, ताकि कल जिस पे मैंने प्रैक्टिस करनी है वो चीजें हो। और अगर जिसने तवा भी कल ही देखना है, आटा भी कल ही देखना है, उसको तो बुखार ही चढ़ेगा ना कल, तबीयत उसकी खराब ही होगी। ओके, हैव अ गुड डे। जुमा का दिन है और कुरान को भी सीखा करें। मेरा दिल है कि मैं आपको रोज कोई ना कोई लफ्ज करवाऊं, लेकिन नहीं करवा पाता। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 30 है शायद, 30 है ना?